नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 80 सीटों पर तख्ता पलट करने वाले आदिवासियों को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है। इसकी वजह है गुना और देवास में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बर्बरता। देवास में एक आदिवासी महिला को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी, तो गुना में एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वैसे तो आदिवासियों को लेकर प्रदेश की सियासत आए दिन गर्माती रहती है, लेकिन निकाय चुनाव के बीच इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर विपक्षी दल कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। निकाय चुनाव के शोर के बीच कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को लपक लिया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को निकाय चुनाव में बनाकर आदिवासी हितैषी होने का दाव खेलना चाहती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल होगी या बीजेपी इससे पहले उसकी काट निकाल लेगी? तो अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता की कुंजी कहे जाने वाले आदिवासी हमेशा राजनीति में सबसे ऊपर रहते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस समाज के उत्थान के लिए तमाम दावे और वादे करते हैं, लेकिन ये दावे और वादे तब बौने साबित हो जाते हैं जब कोई शर्मनाक तस्वीर सामने आ जाती है। अब नगरीय निकाय चुनाव के बीच एक आदिवासी महिला को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। दरअसल देवास जिले के उदयनगर थाना अंतर्गत बोरपड़ाव गांव में ग्रामीणों ने एक महिला और उसके कथित प्रेमी को तालिबानी सजा दे डाली, और सजा भी ऐसी कि वीडियो देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाए। महिला और उसके प्रेमी के साथ जमकर बर्बरता की गई। ग्रामीणों ने आदिवासी महिला के पति को उसके कंधों पर बैठाकर गांव में जुलूस तक निकाल दिया। वही महिला और उसके कथित प्रेमी को जूते चप्पल की माला पहनाई गई, बाल भी काट दिए गए, तो किसी ने धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान सब लोग तमाशाबीन बने रहे, कोई भी महिला को बचाने आगे नहीं आया। लेकिन जैसी उम्मीद थी कि महिला को न्याय मिले या ना मिले, लेकिन इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति जरूर चमकेगी, क्योंकि आदिवासी प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है, और जब निकाय चुनाव की सरगर्मी चरम पर हो तो ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए कई मायनों में अहम हो जाता है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लगे हाथों सरकार को तो घेरा ही और ये पूछा कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। कई घटनाओं में बीजेपी से जुड़े लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। कमलनाथ ने आगे लिखा है कि देवास के बागली के उदयनगर में एक आदिवासी महिला के कंधे पर उसके पति को बैठाकर पिटाई करते हुए उसका जुलूस निकाला गया। शिवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में आदिवासी महिलाओं पर इस कदर के बर्बर जुल्म आखिर क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आप घोषणाएं करते जाते हैं और आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जाते हैं? इस ट्वीट के जरिए कमलनाथ ने आदिवासियों पर इससे पहले हुए जुल्मों का भी जिक्र किया। तो वही गुना में आदिवासी महिला को जलाने के मामले पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी सत्ताधारी पार्टी पर जमकर हमला बोला और गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। मध्य प्रदेश में जंगल राज का सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर यहां पर जंगल राज है तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री की जवाबदारी बनती है, और हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दो, क्योंकि आदिवासियों की दुश्मन है भाजपा सरकार। अपराधों को रोकने में असफल रही है भाजपा सरकार, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए। इधर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। आदिवासियों की बात करते हैं। अरे आदिवासियों को तो आपने मुख्यधारा से बिल्कुल बाहर करके रखा था। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को पूरा सम्मान देती है और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। मैं कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन करूंगा कि आप राजनीति करें, आप हम पर हमले करें, लेकिन कम से कम संवेदनशील चीजों के ऊपर कुछ तो संवेदनाएं रखें। इंसान हो भाई, इंसान की तरह रहो। जाहिर है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में कई जगहों पर कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल हो पाएगी?
या बीजेपी इसका कोई काट निकाल लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आदिवासियों पर हो रही इसी सियासत को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी पर। शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ लंबे समय से एक ट्रेंड चल रहा है कि जो भी अपराध होता है, चाहे वो समाज में हो, आदिवासियों से जुड़ा हो, महिलाओं से या जिस भी वर्ग से, उसको लेकर राजनीतिक दल एकदम उसको एक मुद्दा बनाने के प्रयास में रहते हैं और उसको हाथों हाथ लपक लेते हैं और कुछ दिन तक वो सरगर्मी रहती है उसकी, और जब तक कोई नया मुद्दा नहीं आता तो उस मुद्दे को पीछे छोड़ जाते हैं। चाहे हम अतीत में नेमावर की बात करें कि जब एक आधा दर्जन लोगों की हत्या का मामला था, जमकर सियासत हुई, फिर पीड़ित परिवार की बेटी ने भोपाल तक यात्रा निकाली, कांग्रेस के तमाम सारे लोगों की एक टीम वहाँ गई, उस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट भी दी, और हाल ही अब 2 घटना, महिला को बर्बरता से जलाया गया है और एक देवास का दृश्य है कि जहाँ पे परिवार के अंदरूनी मामले को लेकर चौराहों पर तमाशा हुआ। महिला के साथ जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन इस प्रकार के मामलों में जिस प्रकार से सियासत होती है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाने जाते हैं कि सीधे या तो गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, आदिवासियों की सुनवाई नहीं है, महिला असुरक्षित, ऐसे तमाम सारे आरोप चस्पा कर दिए जाते हैं। देखिए, राजनीति करने वालों का तो यही काम है कि वे घटनाओं को बड़ा चढ़ा करके बताएंगे, घटनाओं के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ढूंढने की कोशिश की जाएगी, उसके सामाजिक मामले क्या हैं उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। पर मुझे ये जरूर लगा कि विक्रांत भूरिया जी तो स्वयं आदिवासी हैं और आदिवासी समाज में यदि इस प्रकार की कोई घटना हो रही है तो उन्हें समाज में जागरण का अभियान चलाना चाहिए, ना कि बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और इतिश्री करके घर चले जाएं। तो उनके पिताजी लंबे समय से जो है पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, केंद्र सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने आदिवासी समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनको बदलने का काम क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के परिवार से पूछा जाएगा जो राजनीति में आदिवासियों के कंधे पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, उनके हक को मार करके राजनीति कर रहे हैं और उनके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। ऐसे लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बात करना पड़ेगी कि भाई आप ये बताइए कि आपने अपने समाज में बदलाव क्यों नहीं किया। आपको याद है पिछले दिनों धार जिले का एक मामला ऐसा आया था, तो उसमें हमने पूछा कि भाई ये सब क्या है। हमारे धार के पत्रकार मित्र को मैंने फोन किया और पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा साहब ये समाज की कुरीतियों को निपट की कुरीतियां हैं जो अपने फैसले समाज लेता है। अब ठीक बात है कि आज के कानूनी युग में जहां कानून का राज चल रहा है वहां इस प्रकार की पंचायतें और समाज के अंदर जो पुराने तय किए गए फार्मूले नहीं चलते, लेकिन उन्होंने तय कर रखे हैं कि पर उसको आप बदलवाने के लिए समाज सुधार का काम करना पड़ेगा ना। उसके लिए कानून व्यवस्था से काम नहीं चलता और इस्तीफा मांगने से काम नहीं चलता। तो मुझे उनने ये कहा कि इस प्रकार की जो यदि कोई लड़की पहले वहां किसी अन्य लड़के से विवाह से पहले संपर्क संबंध करने की कोशिश की जाती तो उसके साथ यही बता होता है। उन लोगों ने ये डिसाइड कर रखा है जो गलत है आज के परिप्रेक्ष्य में। इसी प्रकार से ये जिस आदिवासी महिला का जो हम दृश्य देख रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है कि समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप उसे सार्वजनिक रूप से मार रहे हैं, आप उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर रहे हैं। तो आपने जो देखा, जिसकी परिपाटी आपके यहाँ तय की गई, वो भी तो उतनी ही बर्बर है ना। यदि मान लो आपके समाज के बंधनों को उस युवती ने स्वीकार नहीं करके किसी से प्रेम कर लिया और आपके यहाँ प्रेम करने वाले को दंड देने का प्रावधान ये है, तो ये भी तो सार्वजनिक रूप से आप अपमानित करने वाला काम कर रहे हैं ना। आपका समाज जो है उससे कलंकित हो ही रहा है ना। तो इन सारी बातों की तरफ ध्यान देना, इसका राजनीति से क्या लेना देना। परंतु जब से मध्य प्रदेश में कमलनाथ आए हैं तो कमलनाथ जी तो सुतंगा छोड़ करके भागने वाले आदमी हैं। वो आपको मैं बार बार एक चीज याद दिलाता हूं कि जाम सांवली का वो मामला, उमा भारती जी की यात्रा, एक जो है केक चढ़ाया तो उनने कह दिया अंडायुक्त केक है, पता नहीं कौन सी लेबोरेटरी में जांच करा के आए थे वो। तो ये कमलनाथ जी की पॉलिटिक्स करने का तरीका है कि वो इस तरह से उछाला और चले गए। यदि मान लो मैं आदिवासियों के प्रति, कांग्रेस के प्रति यदि ये बात रखता हूं तो आप यशवंत सिन्हा को समर्थन क्यों दे रहे हैं? आप दीजिए ना एक आदिवासी महिला को समर्थन, करिए, हिम्मत है तो आपकी घोषणा करिए कि मध्य प्रदेश के लोग हैं तो आदिवासियों को, आदिवासी महिला को वोट देंगे। आप इस आदिवासी महिला से राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उस आदिवासी महिला के खिलाफ वोट दे रहे हैं, यानी आपका दोहरा चरित्र तो दिख ही गया। तो इस प्रकार से सारी चीजों का मंथन जो है समाज करता है, आदिवासी समाज भी करता है और बाकी का समाज भी करता है कि आखिर राजनेता का जो चरित्र है वो क्या है, राजनेता की कथनी और करनी में कितना अंतर है, राजनेता अपने जब शासनकाल में था तब क्या कर पाया था। इन सारी चीजों का मूल्यांकन करता है मनोज जी।
सबको मालूम है कि कमलनाथ जी के आने के बाद से कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, और ये ऐसे बयान दे करके और आने वाले समय के लिए वो अपने लिए और खड्डा खोदे, उसके लिए कौन रोक सकता है। और भूरिया जी का लड़का, जिस भूरिया जी ने आदिवासियों के प्रति क्या क्या भावनाएं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, यदि उनका लड़का आज ये कहता है कि त्याग पत्र दो नरोत्तम मिश्रा जी को, तो भैया पहले आप अपने पिताजी से तो त्याग पत्र मांग लो, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। उनसे कहो ना विधायकी छोड़ करके जाएं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मैं कह रहा हूं, हम मीडिया के लोगों को भी मुखर होना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो हलकट राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें हम रोकें या उनके सामने सवाल खड़ा करें। आजकल तो इसीलिए हम आदत इस पे ये हो गई चर्चा कि कर रहे फाइट हैं, से क्योंकि जो सामाजिक बिल्कुल बुराई ठीक है, है। जो आपने भी जिक्र किया है, और उसको राजनीति से जोड़ने की जो परंपरा है। मैं जी। आपको साधुवाद देता हूं कि आपके सब्जेक्ट जो है अनेकों बार तो बहुत ही उत्कृष्ट सब्जेक्ट रहते हैं। आज का जैसा समाज के प्रति जो हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है उसका आपने निर्वहन किया है, तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम उन लोगों को भी बेनकाब करें मनोज जी, जो केवल समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, समाज के नाम पर सुविधा लेते हैं, समाज के नाम पर सुख भोगने की कोशिश करते हैं और समाज को बदले में कुछ भी नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस परिवार ने, भूरिया परिवार ने अपने जिले में कुछ सुधार कर लिया होता, एक आध क्षेत्र को आदर्श बना लिया होता तो समझ में आता। लेकिन उनको तो कुछ करना नहीं है। आप तो हवाई जहाज में घूमेंगे, उन्हें बैलगाड़ी में भी नहीं बैठने देंगे। ये कहाँ का जो है आपका व्यवस्था है। और जबकि उनके यहाँ का खुद का समाज इतना लिबरल हम देखते हैं कि जो भगोरिया जैसा पर्व है, कि जो लड़की पसंद है आप उसके साथ मर्जी से शादी कर सकते हैं, वैसी कुरीति वहाँ नहीं है जो हमने देवास में देखी है। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल है जो शर्मा जी ने भी कहा कि देवास 18 में जुलाई पहले को ही। जी, देवास में तो पहले भी हमने चिंताजनक घटना देखी थी, कितने लोगों की हत्या का मामला, वो बिल्कुल नेमावर में, दुर्भाग्यपूर्ण देवास जिले के। नेमावर वाला। तो एक तरफ आदिवासियों की चिंता, तो कहीं ये ध्यान भटकाने का तो प्रयास नहीं, जो शर्मा जी ने भी कहा कि एक आदिवासी महिला उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, 18 जुलाई को निर्वाचन भी होना है, मतदान होना है, सारी तैयारियां हैं, और उसी के आसपास नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे आने सारे पंचायत को सब, कि एक ध्यान बटाने की कोशिश, ताकि लोगों को ये जो सवाल है कांग्रेस से ना पूछा जाए कि आखिर में कांग्रेस एक आदिवासी महिला को क्यों नहीं समर्थन कर रही, बावजूद उसके कि देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या, मध्य प्रदेश में लगभग 20% उनकी आबादी है, 47 सीटें उनके लिए रिजर्व है, 84 सीटों पर उनका प्रभाव है। और आप एक सती एक सुगुफा छोड़ देते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं सुबह 9:30 बजे, कमलनाथ एक ट्वीट करते हैं, और बाकी समय वो ये चिंता नहीं जताते कि वो देवास जाकर उस परिवार से मिल लें या गुनाह की उस महिला से भोपाल में आकर मिल लें। वो अपने रोड से और रैलियों में व्यस्त रहते हैं, वो ट्विटर के माध्यम से काम चला रहे हैं। मनोज जी, वैसे तो जो बात शर्मा जी ने कही वो सही है, एक सामाजिक बुराई है, इसको जन जागरूकता अभियान से ही आप दुरुस्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं, हम खाप पंचायतों के भी देखते हैं किस तरह से निर्णय आते हैं और किस तरह से सजाएं सुनाई जाती हैं, जिनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। रही बात आपके कमलनाथ जी ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस तरह का वो किया हो, तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी अभी राष्ट्रपति चुनाव की चिंता कर रहे हों, कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हों, या फिर अपनी पार्टी की चिंता कर रहे हों कि वो किस तरह से नीचे आ गई। कमलनाथ जी सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अपनी चिंता उनकी 2023 का चुनाव है, जहां वो चाहते हैं कि वापसी उनकी किसी तरह से हो जाए। तो वो अपनी राजनीति की जो आखिरी पारी चल रही है उनकी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आखिरी जो रिटायरमेंट के समय होते हैं ना, तो आदमी सोचता है कि यार अच्छे से कट जाए मेरे, तो वो एक कहीं साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आदिवासी का जो मुद्दा उठाते हैं उसके पीछे उनकी मंशा आदिवासी वोट बैंक को साधने की है। इसी कारण आप देखिए कि वो लगातार जब भी आदिवासियों पे कोई घटनाक्रम होता है वो मुखर हो जाते हैं और इसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। आदिवासियों के लिए क्या किया है यदि ये पूछा जाए कांग्रेस से, तो सर्वाधिक राज करने वाली वो पार्टी थी। ये सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने, जो शर्मा जी कह रहे थे, क्या कदम उठाए, खासकर आदिवासी नेताओं ने क्या कदम उठाए, तो उस पर बात नहीं करते हैं वो, बिल्कुल। क्योंकि इसमें मुझे लगता है सरकार का कोई दोष नहीं है। सामाजिक लोगों ने अपने हिसाब से, रीति रिवाज से वो एक दंड विधान बना रखा है अपना ही समाज का, जिसमें वो देखते हैं कि किस तरह से गुना वाला आप जिक्र हम किया देख रहे हैं कि वो एक आपराधिक मामला है। अच्छाई भी है, कुछ बुराइयां भी हैं, जी। तो उनको आप समाज के लोग ही बेहतर तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। जो शर्मा जी कह रहे थे, भूरिया हों, चाहे बीजेपी के भूरिया हों, या तमाम तरह के जो आदिवासी नेता हैं, चाहे वो दोनों दलों के, दोनों दलों के नेताओं को कम से कम इस मामले में सामाजिक जो बुराइयां उनमें एक होना चाहिए और जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए समाज को। और वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति होती है। शराब को भी हम समाज में बुराई के रूप से देखते हैं मनोज जी, लेकिन उसी आदिवासी वर्ग को आप शराब बनाने की अनुमति दे देते हैं, भले इसलिए कि आप पूजा पाठ के लिए करें। तो कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक पे तो नजर है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो।
कांग्रेस भी लगातार ये मुद्दे क्यों उठा रही है, इसी वजह से उठा रही है। लेकिन यदि हम मुद्दों की बात करें कि दलित यदि किसी बस्ती से निकल रहा है, दूसरे वर्ग के या दूसरे समाज के, ऊंची समाज के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये जरूर कानून का फेल्यूर है, सामाजिक बुराई भी है। उसमें भी आपको जाना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें कि भाई अब वैसी परंपरा है। लेकिन कानून का भी एक वो बनता है कि यदि इस मामले में पहले गुमशुदगी, जो हमने वीडियो भी देखा मनोज जी, जो खबरें भी आई हैं कि गुमशुदगी दर्ज थी, बिल्कुल। तो पुलिस को जब गुमशुदगी दर्ज थी तो गांव के लोग ढूंढ लाए, पुलिस को नहीं मिला। ये भी बड़ा दिलचस्प है को ढूंढ लाते हैं, सजा सुनाते हैं और इसके बाद पुलिस पहुंचती है, जब पूरे गांव में घुमा देते हैं। और एक और चीज है और कि कोई जब इस प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं तब पुलिस को पता लग पाता, वरना गांव में क्या हुआ किसी को पता ही नहीं इस चलता। वीडियो में आप देखिए मनोज जी, एक वीडियो और भी है जिसमें पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, बिल्कुल, जब गांव मौके में पे जो खड़े दिख शिकायत रहे हैं। पड़ती है, वो जो जूतों की माला पहनाई जाती है दोनों के गले से निकलवाते हैं और फिर उनको लेकर जाते हैं। वो महिला शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन वो दूसरे के साथ चली गई थी। तो जो सामाजिक लोगों ने जो उनको दंड दिया वो तो है ही, लेकिन पुलिस इसमें अपनी भूमिका ये निभा सकती थी कि मालूम है कि इस तरह की बुराइयां होती हैं, इस तरह के दंड दिए जाते हैं, तो आप उसको बरामद करते बाकायदा, फिर इस तरह से उनको परिवार वालों को सुपुर्द करते, तो मुझे लगता है कि तब ये घटनाक्रम नहीं होता। गांव वालों के पास पहले पहुंच गए वो, तो उन्होंने पूरी सजा अपनी दे चुके और निश्चित तौर पर इसमें कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या, कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि उनके घर पर भी बुलडोजर चल जाए ताकि एक आदिवासी वर्ग और दूसरे बेघर हो जाए और उनसे नाराज हो जाए। तो ये भड़काने की राजनीति, सजा किसने दी, उसी वर्ग ने दी। महिला किस वर्ग की है, उसी वर्ग की है। तो इसमें अत्याचार वाली जो बात है वो सामाजिक, जो कह रहे थे शर्मा जी कि सामाजिक जागरूकता से ही है, समाज में सुधार लाकर ही हम देखते हैं किस तरह समाज में सुधार आ रहे हैं। कोई दहेज के खिलाफ संकल्प लेता है, सामाजिक सम्मेलन होते हैं, कोई कहता है कि मृत्यु भोज नहीं कराएंगे। तो तमाम तरह की, ये भी एक इस तरह की समाज की बुराई है, इसको भी उसी तरह से समाज को ही मिलकर दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, समाज को दुरुस्त करना पड़ेगा। गुनाह की घटना को हम जरूर कह सकते हैं कि उसको उसी कानून ने जमीन दिलाई थी दबंगों से जो घटना हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिग्विजय सिंह उस महिला से जाकर उसके परिवार वालों से मिलते हैं, 10 लाख के मुआवजे की मांग करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि वो उनके गृह क्षेत्र गुना से आती है। देवास के बारे में उनकी चिंता स्पष्ट झलकती नहीं है। या कांग्रेस के बाकी नेता भी, जो विक्रांत भूरिया सुबह झाबुआ से आकर भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो रास्ते में देवास पड़ता है, तो शायद वो वहाँ चले जाते, उस परिवार से मिलते, समझाइश देते या एक चौपाल लगाने की कोशिश करते, तो शायद एक बेहतर संदेश जाता। और ऐसी घटनाएं शर्मा जी को भी याद होंगी, जब दलित एजेंडा लाए थे दिग्विजय सिंह जी, तो ऐसे गांव-गांव में बहुत सारी घटनाएं होती थी कि सर्वाधिक मुकदमे राजगढ़ में कायम हुए थे, हमने देखा था, जो कि उनका गृह क्षेत्र था। वो छुआड़लिया वाला जो मामला था, बिल्कुल तो राजगढ़ का ही था, राजगढ़ जिले का था, जहाँ दलित महिला को यूरिन पिलाने की बात की गई थी। तो ये चीजें, और क्या बदलाव आया भाई, हम जब तक सामाजिक सुधार की बात नहीं करेंगे, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। और आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि विक्रांत भूरिया जी यदि रास्ते में रुक जाते, चौपाल लगा लेते, समाज में जो है कुरीति के बारे में चर्चा करना चालू कर देते, या जो है जैसे शिवराज जी ने पांव के माध्यम से जो क्षेत्र की समस्याओं का, समाज की समस्याओं का मुद्दा उठाना शुरू किया था, यदि राजनीति का पैटर्न ये चल जाए, मुझे लगता है उसमें काफी बदलाव आएगा, समाज में परिवर्तन होगा। हम मीडिया के लोग भी इस सारे मुद्दों को, सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जन सरोकार के आधार पर काम करेंगे। आप कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि आप कर रहे हैं, आपने ये मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ उठाया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स का जो हल्का स्वरूप है वो मध्य प्रदेश में आ गया है। आप जो है सेलेक्टेड बात करते हैं, सेलेक्टेड काम करते हैं, सेलेक्टेड घटनाओं को उठाते हैं, बाकी की छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरा बार बार ये कहना है कि हमारा जो सामाजिक तंत्र है उसके बारे में हमें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक संरचना का एक प्रकार का ताना बाना है मनोज जी, उसको यदि हम पुनर्जीवित करके कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रूढ़िवादियों में चले जाइए या 18वीं सदी के बारे में सोचने लग जाइए, उसको 21वीं सदी के बारे में सोचिए। क्योंकि हमारे यहाँ ही समाज सुधारक हुए ज्यादा से ज्यादा। यदि दहेज प्रथा की बात की गई तो हमारे यहाँ ही किया गया है, पुनर्विवाह की बात की गई है, प्रथा बड़ा उदाहरण है शर्मा जी, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों को शिक्षा। तो हमारे यहाँ समाज में भारतीय संस्कृति है, केवल हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। यहाँ जो है ये व्यवस्थाएं की गई तो हमारे हिंदुस्तान में ही की गई हैं, उन्होंने ही सारे समाज सुधार के काम उठाए हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों के बारे में ये एक समाज सुधार का बड़ा विषय है, निकलना चाहिए। कुछ लोगों को राजनीति से त्याग करके, कुर्सी का मोह छोड़ करके बाकायदा मंच पर आना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, बाल आपटे बनना चाहिए और सुधार के कार्यक्रम करना चाहिए। जिन लोगों ने समाज बड़ा उदाहरण है कि आपने राजनीति त्याग के उन्होंने कितना बड़ा प्रकल्प शुरू किया।
कितना बड़ा किया और कितना बड़ा उन्होंने, अच्छा लालच छोड़ी उन्होंने, उनको दोबारा राज्यसभा भेजा जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं मेरा काम हो गया, मुझे इससे कोई आवश्यकता नहीं। तो जो समाज के प्रति काम करने वाले नेतृत्व है उनकी आज जरूरत है। हम कह रहे हैं आप और हम भी, मैं भी निकलूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप निकलो क्योंकि आप तो बहुत युवा हो, मुझे भी निकलना चाहिए, मुझे केवल उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो समाज में पहले से काम कर रहे हैं राजनीति के माध्यम से, ये सेवा का काम करने के लिए निकले हैं, ये पैसा बटोरने नहीं निकले, राजनीति के आधार पर कुर्सी बनाओ और जिनकी बात लोग मान सकते या हैं, या जिनके वोटों से वो यहाँ पहुंच गए हैं, सबसे बड़ी बात कि जिनके वोटों से वो यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन वही वोट तो खोने का डर है ना मनोज जी, इसलिए तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बोलते नहीं है नेता। इस चर्चा में इस बात का उल्लेख करने की भी मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जो आदिवासी समाज की बात कर करके विधायक बन गए हैं, तो क्या सुधार करा उन्होंने? एक भी कुरीति बदली नहीं है और खुद विधायक बन गए। और समाज के अंदर आपने ये कहा कि इससे अलग हो जाओ, ये तुम्हें खा जाएंगे, ये तुम्हें जी जाएंगे, तो मिशनरीज का पैसा लेकर के जो है प्रचार हो रहे हैं वहां, उनको कोई रोकने के लिए आगे नहीं निकल रहा। तो ये चाहिए कि इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका समाज के अंदर नाम हुआ है, हीरालाल जी का नाम, अलावा जी का नाम है समाज में, समाज उनको सम्मान करता है और तो शिक्षित है, क्योंकि MBBS डॉक्टर है वो, और एक डॉक्टर और समाज की पैरवी करते हैं, वही कुछ कर लेते हैं, उस समाज से भले ही ना आते हो। बिल्कुल तो आना चाहिए जी। आज की चर्चा का मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक पक्ष ये है, राजनीतिक रोने की बजाय, गृह मंत्री से त्याग पत्र मांगने की बजाय, टूट करके भाग जाने की बजाय, समाज सुधार के लिए हमें एक टीम तैयार करना चाहिए जो इन सारे मामलों को समझेगी, सुनेगी और कहेगी कि भाई आप जरा अपने आप को ठीक करिए, ये कुरीतियां हैं, पुराने जमाने की बात हुआ करती थी, आज कानून का राज है, आप जंगल से बाहर आकर के शहर गांव में रहने लग गए हैं, आपकी वीडियो बन करके वायरल हो रहे हैं। पहले आप ऐसी घटना करते थे तो समाज में संदेश जाता था कि गलत काम करने वाले पर ये होगा, लेकिन आज वो बर्बरता दिखाई दे रही है क्योंकि आज युग बदल रहा है, आज व्यवस्थाएं बदल रही हैं, आज पुरुष और महिलाओं के बीच में बहुत अंतर नहीं बचा। पुरुष के अंदर अच्छाइयां थी वैसी अच्छाइयां महिलाओं में आ रही हैं, पुरुष में जो बुराइयां थी वैसी बुराइयां महिलाओं में आ रही हैं। पुरुष यदि चौराहे पर सिगरेट पीता था तो आज महिलाएं सिगरेट पी रही हैं, यदि पुरुष जो है वो दारू पीता था या बियर पीता था तो आज महिलाएं बियर पी रही हैं। तो बहुत नेगेटिव समानता भी आई है, पॉजिटिव समानता भी आई है। तो हमें इन नेगेटिव समानताओं से दूर करना है समाज को। आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकलिए, आप जो है किसी बड़े बैंक ऑफिसर्स जो हुए हैं उनके बारे में कल्पना करिए, आपने चंदा कोचर बनने की कोशिश करिए, आप चौराहे पर दारू पीने से बराबरी नहीं कर पाएंगे। चंदा कोचर, ये तमाम सारे उदाहरण है। तो ब्रजेश जी जो बाइक कॉन्सेप्ट लाए, अभी हमने देखा मुख्यमंत्री समरस पंचायत, तो अब समय नहीं आ गया कि ऐसी पंचायत समरस की जो सारे वर्ग जाति के लोग, जागृति उनमें आए, सब मिलजुल कर काम करें, सामाजिक कुरीतियों को दूर करें, उस दिशा में भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। और कई सारे जो सामाजिक संगठन हैं उनकी मदद ली जा सकती है, समाज सेवी है, तमाम सारे सो कॉल्ड ऐसे संगठन हैं जो बड़े बड़े NGO के नाम पर पैसा वसूलते हैं और बड़े शहरों में वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, एक होटल में संगोष्ठी कर ली, एक आंकड़ा दिया, उन्होंने चिंता व्यक्त कर ली कि आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, और NCRB के आंकड़े को हथियार बना के इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन पर भी लगाम कसी जाए और दूसरे पक्ष को भी ध्यान दिया जाए। देखिए मनोज जी, NCRB के जिन आंकड़ों की हम बात करते हैं, आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं, शर्मा जी भी समझते हैं कि FIR के आधार पर वो आंकड़े बनते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कितने मामले तो फर्जी निकल जाते हैं या झूठी FIR होती हैं या जिनमें तथ्य नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी कहीं सवाल नहीं उठता क्योंकि वो एक आंकड़ा बन गया है कि आपने FIR दर्ज की है। FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि थाने आप गए हैं कि आपके साथ ये घटना हुई तो पहली जवाबदारी उनकी बनती है कि आप एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और इसके बाद फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि वो सही निकलती है तो आगे की कार्रवाई करें, उसको कोर्ट में ले जाएं। यदि वो गलत निकलती है तो वहीं उसमें FIR डालें, खारिजी डालें। तो ये जो एक प्रक्रिया होती है, लेकिन हम वो आंकड़ों की बात करते हैं कि हाँ इतने मामले दर्ज हुए हैं। बिल्कुल हम देखते हैं कि दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने किस तरह से टिप्पणी की, हमने SC ST के मामले में किस तरह से टिप्पणी की कि किस तरह के मामले आते। हम रेप के मामलों में आपने भी खबरें पढ़ी हैं, जो आंकड़े हैं सरकार के पास भी मौजूद हैं, किस तरह से रेप की FIR दर्ज करा ली जाती है और फिर बाद में पैसे लेकर बदल दिए जाते हैं। तो आप आंकड़ों की बात करते हो, तो मुझे लगता है आंकड़ों पर बहस नहीं होना चाहिए, बहस इस बात पर होना चाहिए कि समाज में जागरूकता कैसे लाई जाए। बिल्कुल शिक्षा के माध्यम से आप ला सकते हैं। समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनकी समाज में अपील है, उनको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। NGO का आप ऑडिट कर सकते हैं, भाई आप यदि ये जिम्मेदारी ले रहे हो तो आप समाज में जागरूकता लाइए। हमने देखा है मनोज जी कि
कि मध्य प्रदेश में भी दो ऐसी बस्तियां थी जहां किस तरह से वेश्यावृत्ति होती थी, लेकिन आप देखिए कि वहां पे जागरूकता अभियान चलाया गया और उनको सुधार लाया गया। वहां की कई लड़कियां आपको मिलेंगी कि वो किस तरह से पढ़ती, नहीं तो शादी नहीं करते थे वो। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये सुधार कैसे आया, धीरे धीरे आएगा ना। तो आपको सरकार को भी प्रयत्न करने की जरूरत है, समाज के लोगों को, जो शर्मा जी ने कहा है, जो समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि जागरूकता आए लोगों में और वो शिक्षा के माध्यम से ही आए, तो उन क्षेत्रों को चिन्हित करें और समाज के इस वर्ग को जागृत करें। और जो समाज के खुद के लोग हैं, जो समाज के लोग समाज के वोट के नाम से राजनीति करते हैं, बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, समाज के जो लोग नौकरी में आ गए हैं, रिटायरमेंट हो गया, शहरों में आके बस गए हैं, तो कह सकते हैं कि वक्त ये है कि अब इस प्रकार की जब कोई घटना हो तो जो राजनीतिक दल है या जमात संगठन है जो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राजनीति करते हैं, और जो बेहतर है कि उस गांव में जाएं। आखिर वो कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पे मुझे शर्म आती है। क्या शिवराज जी आपको शर्म आती है? तो मुझे लगता है हर उस आदमी को शर्म आनी चाहिए मनोज जी, जो इसके प्रदेश में जो घटना हो रही है, जो उसमें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर अगली बार उम्मीद करेंगे कि राजनीतिक दल फिर कोरी बयानबाजी की बजाय इस प्रकार की जब कोई घटना हो तो उस गांव में जाएं, उस शहर में जाएं, लोगों को समझाइश दें, तो शायद उसके सार्थक नतीजे निकलेंगे। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल अपनी संगठन के विस्तार के लिए हम देखते हैं कि गांव-गांव तक नेटवर्क बना लेते हैं, बूथ तक उनके पास आदमी होते हैं। तो उसी प्रकार का नेटवर्क इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए क्यों नहीं बनाते हैं, या उसका इस्तेमाल इस कुरीतियों के दूर करने में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम पहले देखते थे गांव का कोटवार था जो इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी प्रशासन को देता था। अब सारे राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि हर बूथ के पास उनके पास एक बूथ 10 यूथ हैं। तो ऐसे 10 यूथ अगर ऐसे 10 में से अगर वो 2 लोग ऐसे रख दें जो सामाजिक चेतना जागृत करने या लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें, तो शायद उसके बेहतर नतीजे होंगे और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। टेंशन मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।